आज हम लोग पढ़ेंगे कोणीय संवेग के बारे में। जो हमारा भौतिकी का क्लास है उसमें हम लोग घूर्णन गतिकी में पढ़ेंगे कोणीय संवेग। कोणीय संवेग तुमको किसी कण का कोणीय संवेग क्या होगा, किसी बिंदु के परितः, किसी अक्ष के परितः निकाय का संवेग क्या होगा, एक जैसे कि जड़त्वाघूर्ण के साथ इसका संबंध क्या होता है। तो इन सबों का तुमको या कोणीय संवेग का बलाघूर्ण के साथ क्या संबंध है, कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत, कोणीय संवेग से जुड़ा हुआ सब टॉपिक इसमें डील करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसका परिभाषा। किसी बिंदु के परितः, किसी बिंदु के परितः किसी कण का, किसी कण का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग उस कण की गति के किसी बिंदु का दिए गए बिंदु के परितः, दिए गए बिंदु के परितः स्थिति सदिश एवं उस कण के रेखीय संवेग के सदिश गुणन के बराबर होता है, सदिश गुणन के बराबर होता है, बराबर होता है, सदिश गुणन के बराबर होता है। तो ये जो तुम्हारा हो गया, एक बिंदु है यहाँ पर और कोई वस्तु चल रहा है, तुमको ये बिंदु O हो गया। एक तुमको यहाँ पर एक वस्तु चल रहा है जिसका कि मान लेते हैं चाल है v और m है द्रव्यमान, जिसका संवेग क्या होगा, इस गति का, इस वेग का, इसका संवेग तुमको निकल जाएगा और इसका कोई भी बिंदु ले लेंगे, इसका स्थिति सदिश हो गया r वेक्टर और इसका बिंदु वेग का इसका संवेग हो जाएगा mv। इसको दोनों को सदिश गुणन कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक वस्तु का द्रव्यमान, एक वस्तु का द्रव्यमान m एवं उसका वेग v है, तो इस कण का बिंदु O के परितः कोणीय संवेग L, कोणीय संवेग पर L लिखेगा, O बिंदु के परितः LO बराबर R क्रॉस MV। इसको R का, इसको MV के परितः क्रॉस कर देंगे। अब अगर किसी अक्ष के परितः निकालना है कोणीय संवेग, तो किसी अक्ष के परितः, ये तो R क्रॉस MV हो गया, तो ये तुमको जैसे हो गया R MV साइन थीटा, जैसा कि तुम लिखना चाहो तो इसे तो लिखने की सीख भी गए होगे। बल आघूर्ण में इसी टाइप का था। तो बल आघूर्ण में जैसे इसमें क्या हो गया, इसमें तुमको जो है, तुमको R जो तुम्हारा है इसको आगे बढ़ा दोगे तो यहाँ पे ये जो थीटा कोण हो गया, तुमको जैसा भी लिख सकते हैं, तो L बराबर हो जाएगा, LO बराबर मॉडुलस R मॉडुलस MV वेक्टर इनटू साइन थीटा n है। और जाहिर है कि इसका दिशा निकालने का तरीका वही रहेगा, जैसे कि R की तरफ हाथ को रखना है और संवेग जो क्या MV इधर है इसको मोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो कटिंग पॉइंट वहां रखिए और इधर घूम गया, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत घूमना। इस ढंग से इसका दिशा भी निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है तुमको कि R क्रॉस MV अगर अक्ष के परितः निकाला, जैसे बल आघूर्ण के थे, अक्ष के परितः अगर जड़त्वाघूर्ण निकालना है, अक्ष के परितः अगर बल आघूर्ण निकालना है, किसी अक्ष, कोणीय संवेग आएगी, किसी अक्ष के परितः कोणीय संवेग ज्ञात करने के लिए
ज्ञात करने के लिए अक्ष के किसी बिंदु के परितः कोणीय संवेग ज्ञात कर उसका प्रक्षेप अक्ष के अनुदिश ज्ञात किया जाता है। इस बात का मतलब यह हुआ कि तुमको इसका जो है cos थीटा से गुणा करते हैं, जैसे कि पिछले भी बलाघुर में बताए थे कि तुमको इसमें cos थीटा से क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देते हैं। मतलब हो गया कि तुम्हारा अक्ष के परितः से ये अक्ष है, इसके परितः जो बलाघुर होगा, जो कोणीय संवेग निकलेगा, उसका दोनों के बीच का कोण से क्या कर देंगे, इसका कोणीय संवेग इसका जैसे क्या है तुमको अक्ष के परितः अगर सेम तल में रहेगा तो शून्य भी हो जाएगा, जैसा बता थे बलाघुर में। उसी तरह का बात ये भी होगा, जैसा बलाघुर में इसको डिटेल में देखा ही होगा। तो इसको प्रक्षेप मतलब cos थीटा से क्या करना, गुणा करना होता है, दोनों के बीच के कोण का, अक्ष और कोणीय संवेग के बीच के कोण का जो थीटा आएगा उससे गुणा कर देंगे। तो कोणीय संवेग हमारा हो गया किसी वस्तु का किसी बिंदु के परितः हो गया उसका स्थिति सदिश, किसी गति के किसी बिंदु का स्थिति सदिश और कोणीय संवेग के सदिश गुणन के रेखीय संवेग के सदिश गुणन के बराबर होगा। r क्रॉस m कण का, और अक्ष के परितः निकालना है, अक्ष के किसी बिंदु के परितः निकाल करके r क्रॉस m भी निकालिए, उसका दिशा और तुमको अक्ष के बीच का कोण जो है तुमको ज्ञात करके फिर cos थीटा से गुणा कीजिए, तो वो तुमको, और दोनों अगर एक ही तल में रहा तो उसका कोणीय संवेग शून्य हो जाएगा। अक्ष और अगर तुमको वस्तु का गति एक ही तल में हो तो उसका कोणीय संवेग शून्य हो जाएगा। चलो अब है तुमको एक ऐसे तुम्हारा उदाहरण है जिसको पहले अगर डील कर दें, नया बुक से तुमको 6.7 है शायद, देखो कोणीय रेखीय संवेग देखो उसका क्या है, तो उदाहरण तुमको नए बुक में अब 6 चैप्टर इसको कर दिया गया है। तो उदाहरण है तुम्हारा 6.7 बताएगा ना, 6.6 तो था ऊपर आर प्लस बलाघुर बोला 6.6 ना, बलाघुर में क्वेश्चन बना लेगा r प्लस n भी करके r प्लस f करके एनसीईआरटी उदाहरण 6.7 कर सकते हैं इसको, नया बुक से है ये, तो न्यू बुक से, अब न्यू बुक आ गया है, न्यू बुक से नंबर लिखिए इसको 6.7। पुराना किताब में तो कोई 7 पॉइंट करके था, जिसके आधार पर कुछ वीडियो का जो टॉपिक वगैरह दिया गया है। तो ये तुम्हारा अब जैसे कि है इसमें है कि कोई कण अगर किसी बिंदु के परितः कोई कण अगर गति कर रहा है, मान लो ये यहां से चल रहा है इस रेखा में, तो इसका कहता है कोणीय संवेग इस बिंदु के परितः कहीं भी रहेगा, इस रेखा पर जो एक समान रेखा में चल रहा है, कण एक समान रेखा में चल रहा है, इसके गति के किसी भी बिंदु पर अगर निकालिएगा इसका कोणीय संवेग, ये हमेशा सेम रहेगा। ये कोणीय संवेग क्या रहेगा, इसका समान रहेगा, ये कोणीय संवेग समान रहेगा। कोणीय संवेग समान रहेगा। तो ये कोणीय संवेग OP क्रॉस क्या आ जाएगा, MV। तो इसका कैसे मान निकलेगा, देखो ये तुम्हारा आ जाएगा OP हो गया और MV, तो OP क्रॉस MV, यहां से इस पर क्या डाला गया है, लंब डाला जाएगा इस पर। OP है तुमको O बिंदु से के परितः क्या निकालना है, इसका कोणीय संवेग निकालना है, यहां से क्या कर दो, लंब डाल दो, इससे L हो गया, जैसे ये इस बिंदु का नाम हो गया L। और ये जो रेखा है तुमको जो आगे बढ़ रहा है, इसको तुमको यहाँ पर जो गया ये कितना एंगल बनाना है, ये थीटा एंगल बनाना। तो देखो इसका जो हो गया तुमको ट्रायंगल जो बन गया OPL, इसका जरूरत पड़ेगा आगे, देखो आगे बढ़ाते हैं। देखो L बराबर हो गया R, इसको लिखिए, ये R वेक्टर हो गया क्रॉस, ये तुमको MV से प्रोडक्ट करेगा, R क्रॉस MV। चलो तो L बराबर हो जाएगा
मॉडुलस आर मॉडुलस एम भी इंटू साइन थीटा। देख रहे हो। अब त्रिभुज ले लेते हैं ओ एल पी में, देखते हैं यहाँ पर मान रख देंगे त्रिभुज ओ एल पी में, ले लो त्रिभुज ओ एल पी में लंब जो डाला गया है वहां पर उसका मान है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा पी बाय एक्स। तो साइन थीटा हो गया इसका ओ एल बाय ओ पी, तो ओ एल बराबर ओ पी इंटू साइन थीटा हो गया तुमको। तो ओ एल बराबर ओ पी का मतलब मॉडुलस आर इंटू साइन थीटा। अब एल इसका थीटा हो, तो एल बराबर हो गया तुमको मॉडुलस एम भी को आगे कर दो और यहाँ मॉडुलस आर इंटू साइन थीटा, इसको हम लोग ओ एल लिख सकते हैं इसको। तो एल बराबर हो गया तुमको मॉडुलस एम भी इंटू ओ एल। तो गति के किसी भी बिंदु पर रहेगा, देखो एम और भी तो सेम है, समान वेग से चल रहा है, तो एम भी कण का वेग भी समान रहेगा, द्रव्यमान भी समान रहेगा। और ओ एल जो है इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई वह भी क्या रहेगी, हमेशा तो बराबर, चाहे वस्तु कहीं भी चला जाए इस रेखा पर, तुमको वस्तु यहाँ रहे जहां भी रहेगा वस्तु, तो इस रेखा पर कहीं भी वस्तु रहेगा तो इस बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई तो ओएल ही रहेगी। इस रेखा के इस बिंदु पर रहे यहाँ रहे जहां भी रहेगा, इस रेखा के किसी भी बिंदु पर क्या चीज का मान हमारा समान रहेगा, ओएल जो लंब की लंबाई है वो हमेशा समान ही रहेगी। इसलिए क्या होगा, इसका जो कि मान होगा हमेशा अतः अचल। ये क्या हो गया तुमको, अचल हो गया। ओ एल भी अचल हो गया, एम भी क्या हो गया, अचल हो गया। तो पूरा क्या हो गया, अचल है। और दिशा भी सेम ही रहेगा, देखो आर क्रॉस एम भी करेंगे तो आर इधर है और एम भी इधर है, देखो ऐसे मोड़ना पड़ेगा, आर इधर है और एम भी, तो उसके आगे बढ़ाएंगे इससे हाथ को, देखो तो आर इधर एम भी, तो इधर होगा क्लॉकवाइज, चाहे कहीं भी रहेगा तो यही होगा तुम्हारा, इधर आर होगा इधर एम भी। तो हमेशा क्या होगा, दिशा भी क्लॉकवाइज है और ये परिमाण भी सेम रहेगा, अर्थात क्या होगा, ये कोणीय संवेग हमेशा सेम रहेगा इस बिंदु के परिधि। तो चलो, तो ये तुम्हारा हो गया। अब है तुमको कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध पहले पता कर लेते हैं। कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध। कोणीय संवेग अगर किसी कण के निकाय पर तुमको अगर बल आघूर्ण काम करेगा तो उसका कोणीय संवेग में परिवर्तन होता है, और अगर बल आघूर्ण नहीं होगा तो कोणीय संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। तो बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग में संबंध एवं कोणीय संवेग में संबंध, कोणीय संवेग में संबंध। तो बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध क्या है? तो बल आघूर्ण तो याद होगा तुमको, जो कि ओ बिंदु के परिधि लेते थे तो उसको टॉ बराबर क्या लिखते थे हम लोग, आर क्रॉस एफ लिखते थे, इसका सूत्र था। और कोणीय संवेग का सूत्र है आर क्रॉस एम भी। तो इन दोनों में याद करके देखते हैं इसमें क्या होगा तुमको। अगर कोणीय संवेग की परिवर्तन की दर जो होती है, इसको कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल आघूर्ण के परितः किसी बिंदु के परितः, संबंध तुमको किसी बिंदु के परितः या अक्ष के परितः कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होता है। जैसे कि याद होगा, रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है, गति के दूसरा नियम, न्यूटन गति के दूसरा नियम से। उसी प्रकार से कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होगी। तो कोणीय संवेग से L इक्वल टू क्या है तुम्हारा, आर क्रॉस एम भी। इसका परिवर्तन की दर का मतलब, इसका परिवर्तन की दर, तो परिवर्तन की दर संवेग के परिवर्तन की दर, संवेग के कोणीय संवेग, कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर dl बाई dt हो गया। इसको दर को, इसको डिफरेंस में d बाई dt, और क्या होगा r क्रॉस एम भी।
तो dl बाई डी टी बराबर हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस डी बाई डी टी एम भी वेक्टर हो जाएगा। तो dl बाई डी टी बराबर आर क्रॉस एम डी वी बाई डी टी। तो dl बाई डी टी बराबर क्या होगा तुम्हारा आर क्रॉस एम ए वेक्टर, एम ए को एफ भी लिख सकते हैं। dl बाई डी टी बराबर आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर क्रॉस एफ को क्या लिखेंगे टॉर्क, आर क्रॉस एफ को क्या लिखेंगे लोग टॉर्क। तो dl बाई डी टी बराबर क्या है टॉर्क के बराबर, ये बल लागू हो गया। तो कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर किसके बराबर हो गया, बल आघूर्ण के बराबर, सिद्ध हो गया टॉर्क आर क्रॉस एफ के बराबर हो गया। अब इस बात का ये भी मतलब है तो dl बाई dt बराबर क्या हो गया तुमको कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होता है। अब कोणीय संवेग संरक्षण देखते हैं। यह कहता है कि अगर dl बाई dt बराबर टॉर्क के होता है तो अगर टॉर्क 0 हो तो dl बाई dt क्या होगा, उसमें परिवर्तन तो dl बाई dt 0 हो जाएगा, अर्थात कोणीय संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। इसको लिख लेते हैं कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत, कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। किसी अक्ष के परितः जब बल आघूर्ण शून्य हो तो उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग, उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। जैसे अगर तुमको, जैसे हम लोगों ने भी पढ़ा तो dl बाई dt कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर बराबर बल आघूर्ण, ये होता है तुमको dl बाई dt बराबर टॉर्क। यदि टॉर्क बराबर 0, यदि टॉर्क उपस्थित बल आघूर्ण क्या होगा 0 हो गया, तो dl बाई dt क्या होगा तुम्हारा 0। तो 0 किसका डिफरेंशिएशन होता है, जिसका जो कि कांस्टेंट हो, तो l बराबर क्या होगा नियत कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब संवेग संरक्षित है, कोणीय संवेग संरक्षित है जब टॉर्क बराबर 0 हो, कोणीय टॉर्क जब 0 हो, अर्थात कोणीय संवेग का संरक्षण का सिद्धांत हो गया। तो कोणीय संवेग का संरक्षण जैसे उदाहरण होता है तुमको, जैसे कि एक उदाहरण के रूप में कोणीय संवेग कहाँ संरक्षित रहता है इसकी बात करें, कोणीय संवेग का संरक्षण तुमको जैसे जहाँ पर लागू होता है तो उसका उदाहरण है तुमको जो ग्रह की जो गति होती है सूर्य के चारों ओर, तो देखोगे तुमको अगला अध्याय में भी इसकी जरूरत पड़ेगी गुरुत्वाकर्षण में, तो उसमें तुमको है इसका उदाहरण है कोणीय संवेग का। सूर्य की कक्षा में ग्रह की गति के दौरान कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तो कोणीय संवेग इसका संरक्षित रहेगा। ग्रह जब गति कर रहा है, ग्रह जब गति करेगा तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा ग्रह की गति के दौरान। तो ग्रह मतलब कि अगर तुमको अगर गति कर रहा है तो उसका कोणीय संवेग उस समय
संरक्षित रहेगा। जैसे कि तुमको पृथ्वी जो है तुमको इस या कोई भी ग्रह है सूर्य के चारों, सूर्य यहाँ पर रहेगा, तुमको ये सूर्य इसका कक्षा होता है इस तरह से, ये तुमको घूमते रहता है यहाँ से। तो इस पर जो है तुमको ये ग्रह है तुमको कोई भी प्लेनेट, इसको इस ढंग से बल लगाता है। तो सूर्य के परितः जो अक्ष जाता है, सूर्य के परितः जो अक्ष जाएगा, यहाँ पर से बल इसी ढंग से गुजर जाएगा, कभी इसका बल आघूर्ण शून्य हो जाएगा। सूर्य के परितः अक्ष के परितः बल आघूर्ण शून्य, सूर्य के परितः अक्ष के परितः बल आघूर्ण बराबर शून्य हो गया। बल आघूर्ण शून्य हो गया तो इसका कोणीय संवेग क्या रहेगा, इसका कोणीय संवेग बराबर कौन नियत, कोणीय संवेग नियत रहेगा। इसका पालन होता है तो गति के मतलब कि ग्रहीय गति में इसका पालन होगा, जिसको हम लोग अगले अध्याय में केपलर के नियम से भी इसको हम लोग जानेंगे, केपलर के नियम इसको पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारा इसका उदाहरण है, और भी जगह उदाहरण इसके मिल जाते हैं कोणीय संवेग संरक्षण के। तो ये तुम्हारा कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, क्वेश्चन वगैरह पढ़ोगे जहां भी दिक्कत होगा राइशनल एक्ट के माध्यम से संपर्क कभी भी कर सकते हो। ये तुम्हारा होगा कोणीय संवेग का संरक्षण। और कोणीय संवेग का तुमको बल आघूर्ण के साथ संबंध भी हो गया, संरक्षण का सिद्धांत भी हो गया तुम्हारा। अब है तुमको जड़त्व आघूर्ण, जब कोई वस्तु शुद्ध घूर्णी गति में है तो उसका कण के निकाय का कोणीय संवेग कर सकते हो, कण के निकाय का कोणीय संवेग, कण के निकाय का कोणीय संवेग जब घूर्णन गति में हो। अच्छा, जैसे कोई पिंड है किसी अक्ष के परितः ओमेगा कोणीय वेग से मान लेते हैं घूम रहा है, ये जैसे पिंड हो गया, वो बिंदु से गुजरने वाले लंबवत अक्ष के परितः ये वस्तु क्या है, ओमेगा कोणीय वेग से क्या हो रहा है, घूम रहा है, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। तो वो बिंदु से तुमको कोई भी यहाँ से, वो बिंदु से मान लेते हैं यहाँ पर एक कण है जिसका दूरी है r_i, यहाँ से इसका दूरी है r_i, इसका वेग द्रव्यमान हो गया m_i और वेग हो जाएगा v_i, m_i और यहाँ पर हो गया इसका वेग v_i, इसका संवेग हो गया। और इस पर लिख लेते हैं एक दृढ़ पिंड वो बिंदु से गुजरने वाले लंबवत अक्ष के परितः ओमेगा कोणीय वेग से गतिशील है, ओमेगा कोणीय वेग से गतिशील है, ओमेगा कोणीय वेग से क्या है, गतिशील है। इस पिंड के किसी कण, इस पिंड के किसी कण का द्रव्यमान m_i एवं वेग v_i है, v_i बराबर क्या जाएगा, ओमेगा r_i, v_i बराबर क्या हो गया, ओमेगा r_i। तो संवेग क्या हो जाएगा इसका, संवेग p_i बराबर m_i v_i, m_i ओमेगा r_i, ये क्या होगा तुम्हारा संवेग। अब पूरा कोणीय संवेग अगर निकालना होगा सभी पिंड का, तो सभी का मतलब पिंड का कोणीय संवेग पूरा का निकालेंगे, समेशन कर देंगे, समेशन L बराबर सिग्मा m_i r_i का स्क्वायर इंटू ओमेगा, इसका जो कण का है उसमें सिग्मा लगा दिए, तो L बराबर क्या होगा, ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, सिग्मा m_i r_i का स्क्वायर, तो L इज इक्वल टू I ओमेगा, I क्या होगा तुम्हारा जड़त्व आघूर्ण, ये हो गया अक्षीय परितः जड़त्व आघूर्ण हो गया, गुना ओमेगा के बराबर होगा कोणीय संवेग। और इसमें कमा, तो कोणीय संवेग बराबर होगा जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के परितः गुना कोणीय वेग, जड़त्व आघूर्ण उसके अक्ष के परितः लीजिए गुना कोणीय वेग से गुना कर दो तो क्या निकल जाएगा इसका, जड़त्व आघूर्ण का कोणीय संवेग का मान
निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा अक्ष के प्रति अगर घूम रहा है, इसी प्रकार से अगर कोई वस्तु, जैसे कि अगर तुलना करें हम लोग, जैसे देखो तुलना रेखीय और कोणीय वेग में अगर करें गति में, उसका एक तुलनात्मक रूप से हम लोग लिख सकते हैं। तो रेखीय गति और कोणीय घूर्णन गति, रेखीय गति और इधर होता था घूर्णन गति। तो सूत्र का जहां तक है, इसमें जैसे सूत्र होता था तुमको v बराबर u प्लस ए, तो इसमें इसके जगह पे सूत्र होता था ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये अल्फा हो गया कोणीय त्वरण, ये रेखीय त्वरण यहाँ पे था, ये ए, यहाँ पे कोणीय त्वरण हो गया, ये रेखीय वेग है, यहाँ पे हो गया कोणीय वेग। तो इससे हम सूत्र संकेत समझते ही हो गए। दूसरा सूत्र जैसे था तुम्हारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ s का जगह लेता है, यहाँ पे रेखीय विस्थापन था, यहाँ पे कोणीय विस्थापन ले लेगा। तो कोणीय विस्थापन को थीटा लिखते हैं और प्रारंभिक कोणीय वेग को ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। दोनों देखो यहाँ पर क्या हो गया, ए की जगह अल्फा ले लेता है, ए का जगह अल्फा ले लिया और यू का जगह ओमेगा नॉट ले लिया। तीसरा सूत्र होता था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें यहाँ पे क्या सूत्र ले लेगा, v की जगह पर ओमेगा लेगा, रेखीय वेग की जगह कोणीय वेग का स्क्वायर, और u की जगह ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस a का जगह अल्फा लेगा और उसकी जगह थीटा लेगा। तो रेखीय विस्थापन ये रेखीय विस्थापन था s, तो यहाँ कोणीय विस्थापन थीटा। ये तुम्हारा तीनों सूत्र हो गया उसका। उसके बाद देखो तुमको सूत्र होता था बल बराबर F बराबर होता था ma। बल F बराबर क्या होता था सूत्र, F इक्वल्स टू ma सूत्र होता था। तो यहाँ पर जो होगा देखो, यहाँ बल का जगह लेगा, यहाँ पर बल आघूर्ण लेगा, और m का जगह लेगा जड़त्व आघूर्ण, m का जगह करीब लेगा जड़त्व आघूर्ण, और a का जगह लेगा अल्फा कोणीय त्वरण। और जैसे कि यहाँ पर संवेग p बराबर क्या लेते थे हम लोग, mv p। तो यहाँ पर रेखीय संवेग हुआ, तब कोणीय संवेग p का जगह n लिया, m का जगह कौन ले लेगा, i जड़त्व आघूर्ण, और v का जगह ले लेगा ओमेगा। देखो ये तुम्हारा सूत्र हो गया। इस तरह से सारा सूत्र क्या हो जाएगा, रिलेटेड। जैसे कि अब गति ऊर्जा होगा, गति ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो कोणीय गति ऊर्जा क्या होगा, तो अनुमान लगा सकते हो तुम, कोणीय गति ऊर्जा हाफ तो अपनी जगह पर रहेगा, और m का जगह कौन ले लेगा, i, और v की जगह ले लेगा ओमेगा, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। तो सारा सूत्र देखते हो, जैसे कार्य का सूत्र था w बराबर एफ एस होता था, तो f डॉट s, इसमें कार्य हो जाएगा w बराबर टॉ इन डॉट थीटा, टॉ और थीटा, इसमें कोणीय विस्थापन। तो ये तुम्हारा जितना सूत्र है सब देख लो, तुम्हारा क्या था, इसमें क्या देख समझ में आया कि तुमको जहां पर क्या v के जगह पर ओमेगा का प्रयोग, रेखीय वेग v है तो कोणीय वेग ओमेगा, रेखीय त्वरण तुम्हारा a होता है, कोणीय त्वरण अल्फा, रेखीय विस्थापन s होता है तो कोणीय विस्थापन थीटा। जहां पर बल होता है वहां पर F लिखते हैं, F के जगह को वहां बलाघूर्ण लिखते हैं, जहां पर द्रव्यमान होता है वहां पर जड़त्वाघूर्ण उसकी जगह लिखते हैं। रेखीय में जो स्थान द्रव्यमान का है, कोणीय में उसका उसके जगह पर जड़त्वाघूर्ण आता है। और यही इसी के आधार पर सारा सूत्र क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे गति ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर था, हाफ घूर्णन में गति ऊर्जा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से सारे सूत्र क्या कह सकते हैं, इसको लिखे जा सकते हैं, सब याद भी आसानी से हो जाएगा, जितना सूत्र अभी प्रूव किए। इस सूत्र का तुम्हारा यही है। जैसे रेखीय संवेग संरक्षण के लिए था कि बल शून्य होना चाहिए, तो कोणीय संवेग संरक्षण के लिए बलाघूर्ण शून्य होना चाहिए। तो ये सारे जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब है तुमको कोणीय पिंड का, जैसे इसका तो अब एक और टॉपिक बचा हुआ है जो छोटा ही टॉपिक है, कोणीय मतलब संतुलन का है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, या तो संतुलन के लिए देखो थोड़ा सा बता ही देते हैं उसको, क्वेश्चन वगैरह पूछने का जहां तक होगा क्वेश्चन बनाओगे तो इस अध्याय को खत्म ही हो जाएगा। तो द्वितीय पिंड का संतुलन करते हैं, तो ये अध्याय तुमको खत्म ही हो जाएगा। या अभी नया सिलेबस में यही है तुम्हारा। अब द्वितीय पिंड का संतुलन, दृढ़ पिंड का संतुलन, संतुलन के लिए क्या करते हैं लोग, दृढ़ पिंड का संतुलन, संतुलन के लिए क्या करते हैं, इस पिंड का संतुलन के लिए
इस पर लगने वाला जो सभी बल है हर दिशा में, उस पर बल का परिमाण शून्य होना चाहिए। सिग्मा F बराबर 0, कुल बल शून्य। बल तो बल का मतलब सब बल शून्य होने का मतलब Fx x दिशा का बल भी शून्य होना चाहिए। उसके बाद अगर y दिशा में है तो उसका भी बल क्या है, शून्य होना चाहिए। xy तल में हो तो xy तल में ये तब ये क्या बल शून्य होगा, तब ऐसा होगा। और अगर जो कि तुमको है बल आघूर्ण जो होता है, जो कि xy अगर बल उसी तल में है तो बल आघूर्ण तो उस तल में किसी का भी शून्य हो ही जाता है। लेकिन जो zx लंबवत अक्ष के परितः शून्य होना चाहिए, संतुलन के लिए जरूरी है। लंबवत अक्ष के परितः बल आघूर्ण का मान शून्य, और किसी भी अक्ष के परितः बल आघूर्ण, ये तुम्हारा है बल आघूर्ण, लंबवत अक्ष के परितः बल आघूर्ण शून्य, लंबवत अक्ष के परितः बल आघूर्ण भी क्या होते हैं, शून्य होना चाहिए। इसी के आधार पर क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। जैसे कि इसका क्या होता है, और जैसे किसी भी वेग का जो गुरुत्व केंद्र होता है, जहां से द्रव्यमान, जहां से उसका भार गुजरता है, इसको हम लोग गुरुत्व केंद्र कहते हैं। जैसे mg जहां से काम करेगा, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, इसका ये गुरुत्व केंद्र हो गया। जहां से जिस बिंदु से क्या हो गया, तुम्हारा द्रव्यमान कार्य करता है, उस पूरे पिंड का द्रव्यमान जहां से काम करेगा वह उसका गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। तो गुरुत्व केंद्र से गुजरता है। जैसे कि तुमको एक दिया हुआ उदाहरण है, तुमको 6.8 जिसमें कि दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन है उसी को, उसको इसको डील कर देते हैं। तुमको संतुलन में तुम्हारा इधर हो जाएगा। क्या मिला क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन, पढ़ो। दर्शाइए कि किसी वॉल्यूम का नहीं, ये सब नहीं, 6.8 नहीं है तो 6.9 क्या है, संतुलन होने के बाद होगा, पिंड का संतुलन के बाद दिया होगा। 6.9 क्या है, एनसीईआरटी उदाहरण क्या मिला? हाँ 6.9 है, 6.9। तो 70 सेंटीमीटर लंबा एक छड़ है, उसका कितना द्रव्यमान, 4 किलोग्राम। और देखो 70 सेंटीमीटर लंबा एक छड़ है, पढ़ो क्वेश्चन। कि धातु की छड़ के दोनों सिरों से 10 सेंटीमीटर दूर रखे दो छुधार पर टिकी है। इसके एक सिरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 6 किलो द्रव्यमान का 40 सेंटीमीटर 6 किलोग्राम द्रव्यमान। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक छड़ है, इसको टिकाना है तुमको, एक दो गो तुमको, एगो यहाँ पर जो है, एगो यहाँ पर छुरी टाइप का कोई नोक बना दो, इस पर टिकाना है। एगो तुमको इस छोर से 10 सेंटीमीटर, एक है तुमको इधर के छोर से 10 सेंटीमीटर दूर, ये तुमको छोर है यहाँ से कितना दूर पर है, ये तुमको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। और इस छोर से भी क्या है, तुमको एक इधर से लीजिए, ये जो तुम्हारा छड़ होगा इसके इस छोर से भी लेना है एक तुमको, जो कि इससे भी कितना दूरी पर होगा तुम्हारा, ये लगभग 10 सेंटीमीटर यहाँ तक है तुम्हारा छड़, यहाँ तक दिया हुआ है ना, छड़ यहाँ तक है। अगर तो 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, यहाँ तक हो जाएगा। ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, ये दूरी कितना है तुम्हारा, 10। पूरा छड़ 70 सेंटीमीटर का, पूरा छड़ का लंबाई है 70 सेंटीमीटर। इसका जो द्रव्यमान केंद्र जो काम करेगा, दोनों के बीचों बीच होगा। यहाँ गुरुत्व केंद्र यहाँ होगा 70 है पूरा, तो 35 पर होगा इसका। तो इसका कितना केजी का द्रव्यमान था, 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम द्रव्यमान था इसका 4G हो गया, 4 गुना। और ये कहाँ से काम कर रहा होगा, इस छोर से कितना दूरी पड़ी है, 35 सेंटीमीटर, तो इससे 25 सेंटीमीटर, मतलब इस छोर से है, इससे कितना दूरी पर हो गया, ये द्वारा ये 10 है इधर से, आधा 70 है टोटल लंबाई, तो 70 सेंटीमीटर का आधा 35 होगा इधर से, तो 10 है, दूरी कितना बच गया तुम्हारा, 25 सेंटीमीटर। ये दूरी कितना बच गया, 25 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इस पे तुमको जो है, इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 6 किलोग्राम का द्रव्यमान, तो 35 हुआ तुम्हारा। तो इधर की तरफ क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर 40 इधर होगा कुछ, इधर कितना द्रव्यमान और दे देना, इस पर लोड दे देना, 6 केजी का लोड और दे देना, 6G का। ये 4G था, 6G का लोड दे दीजिए 40 सेंटीमीटर। ये दोनों तुम्हारा है। तो ये जो तुम्हारा कहता है, ये दोनों पर कितना प्रतिक्रिया बल लगेगा, इस पर और इस पर कितना प्रतिक्रिया बल। इस प्रतिक्रिया बल को तुम्हारे बुक में माना गया है R1 और R2। तो देखो क्या बताए थे अभी, सब बल का जोड़ शून्य होना चाहिए। तो ऊपर जितना बल लग रहा है उतना ही बल क्या लगना चाहिए नीचे।
तो R1 प्लस R2 जो कि एक बल लगेगा बराबर तुमको क्या नीचे की तरफ बल कितना लग रहा है 4G और 6G। तो R1 प्लस R2 बराबर 10G। ये पहला समीकरण हो गया। इसमें दो समीकरण, एक और समीकरण चाहिए। y डायरेक्शन पे बल है ही नहीं, मतलब x दिशा में, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। इधर की तरफ बल शून्य हो गया। अब बल आघूर्ण लेना पड़ेगा तुमको। एक कोई अक्ष के परिधि क्या लेंगे हम लोग, इसमें मतलब कि इस बिंदु को जो कि इस छड़ से गुजरा ना, इस छोर से, इसके परिधि क्या ले लेंगे यहाँ पर O से, यहाँ पर जो है तुमको इस O बिंदु कर दो, इसके परिधि बल O के परिधि बल आघूर्ण शून्य होना चाहिए। यहाँ पर लिख देते हैं इस जगह पर O के परिधि बल आघूर्ण बराबर शून्य होना चाहिए। तो ये तुमको सिग्मा टॉर्क इनटू जेड बराबर 0। अब कौन कौन बल होगा, तो R1 तो वहीं से गुजर रहा है, तो R1 गुना क्या होगा 0। और दूसरा 4G से कितना दूरी पर है, 4G वाला तुमको घूमेगा, देखो 4G कैसे घुमाएगा, R इधर हो गया, इसके लिए 4 और क्रॉस F, तो ये तुमको घूम रहा है घड़ी की दिशा में। इसको प्लस ले लो, घड़ी की दिशा में क्या लेते हैं प्लस। तो 4R है तुमको 25 सेंटीमीटर, 25/100, और गुना F कितना है तुम्हारा 4G। चलो वहां से उसका दिशा ये 6G है तुमको 40 था, इस छोड़ दो तो 35 उधर से बचेगा, तो 6G इंटू 35/100। ये भी तुमको कैसे घुमाएगा, इसका भी दिशा घुमाने का सेम रहेगा, इसके प्लस हो गया। और R2 घुमाएगा माइनस R2 गुना, वहां से दूरी दोनों छोर से 50 बचेगा, 50/100 बराबर क्या होगा 0। तो इससे क्या चीज का वैल्यू निकल गया तुम्हारा, ये R1 का वैल्यू निकल जाएगा, इस R1 का वैल्यू इसमें डालेंगे तो R2 निकल जाएगा। इस तरह से क्या होगा तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मुख्य इस इक्वेशन को लिखने के लिए फिर से बताते हैं। देखो बल आपको लिखना है, तो सभी बल यहाँ पे 4 बल का है, R1 R2 6G और 4G, 4 बल है। तो पहला बल R1 जो है वो बिंदु, जिस बिंदु के परिधि ले रहे वहीं से गुजर रहा है, तो R1 का बल आघूर्ण क्या होगा 0। R2 मतलब दूसरा जो 4G है वहां से तुमको 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, पूरा बल छड़ का लंबाई 35 और एक छोर से 10 बल, कितना हो गया उससे दूरी, तुम्हारा हो गया 25 सेंटीमीटर। R हो गया 25/100 गुना 4G, और इसका दिशा है तुमको घुमाने का क्लॉकवाइज। और दूसरा 6G में भी वही होगा, उसका दूरी यहां से है तुमको 30 सेंटीमीटर, 40 30 छोड़ देता 30 होगा, 35 नहीं होगा बल्कि 30 होगा। इसका दूरी कितना था, इसका 40 दिया हुआ दूरी, 40 था, छोड़ से 10 हटा तो कितना हो जाएगा इसका दूरी, तो 30 लिख दोगे 35 के जाए, तो मतलब 35 के बजाय 30 हो जाएगा 30/100। और R2 का देखो, R2 घुमाएगा तुमको ऐसे, देखो R2 ऊपर जा रहा है, इसको ऊपर की तरफ रखोगे तो हाथ ऐसे घूमेगा, इसको माइनस लेगा, माइनस R2 गुना इस छोर से कितना दूरी हो गई 50 का दूरी, मैं छोर से नहीं, छोर से तो 60 पर है इस छोर से, लेकिन इस O से कितना हो गया तुम्हारा दूरी इसका 50/100 बराबर 0। इसे किन जी का वैल्यू निकल जाएगा, R2 निकल जाएगा। R2 का वैल्यू पहले समीकरण में क्या कर देंगे रख देंगे, इससे क्या निकल जाएगा हमारा R1। तो इस तरह से तुमको ये जो अध्याय है इसका क्वेश्चन तुमको जो भी है तुमको एक्सरसाइज से बनाओगे और किसी भी बुक से बनाओगे, जहां भी दिक्कत है तुम हमसे क्वेश्चन पूछने के लिए राइट के ऐप का प्रयोग कर सकते हो, जिसको प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। तो इस साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।